हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे हम नाइन्थ क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में हम फ्रांसीसी क्रांति कर रहे हैं और फ्रांसीसी क्रांति के हमने एक दो पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक एमसीक्यू की, ठीक है, नाइन्थ क्लास की एसएसटी एमसीक्यू की, और नाइन्थ क्लास एसएसटी थ्योरी वाली। ठीक है, तो उस थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसका जो दो पार्ट पहले के हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है बिल्कुल सीरियल वाइज लगाया गया है। ठीक है, एक के बाद एक घटना इसमें दिखाई गई है, तो जब तक आप पीछे का कवर नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। और उसी प्लेलिस्ट में आपको एक और वीडियो मिलेगी, ठीक है, जिसमें पार्ट नहीं डला हुआ है कोई भी, उसमें पूरी कहानी मैंने आपको इस चैप्टर की सुनाई है। अगर आपने वो कहानी सुन ली तो काफी हद तक आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, टाइम लग रहा है चीजों में, अलग अलग पार्ट बनाने में और अपलोड करने में, क्योंकि चीजें जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक आप विस्तार से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो विस्तार से पढ़ने के लिए कई सारे पार्टों में मुझे बताना पड़ रहा है। पहले मैंने एक पार्ट में आपको कहानी सुनाई है, फिर फर्स्ट पार्ट कराया, इसका सेकंड पार्ट कराया, आज हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, और इस को शुरू करने से पहले मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ा रही हूँ मैं, 6 से 10 तक की। आपको थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखने हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इस फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 3 देख रहे हैं, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। यानी कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई और किसने की। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा था, मैंने ये बताया था ना आपको कि ये जो है ना, ये जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी हैं ये याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था, 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बना था। ठीक है, और उसने क्या पाया था, सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहरा रहा था। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, और ज्यादा टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा था और उसका खर्च नहीं चल रहा था। फिर हमने सेकंड पार्ट में देखा था 1789 में। ठीक है, 1789 में क्या हुआ था, स्टेट जनरल का आह्वान हुआ था, है ना। और जो नेशनल असेंबली उन्होंने भंग कर दी थी और वो उससे निकल आए थे बाहर। देखो ये जो घटना थी 5 मई 1779 की, है ना। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन हुआ था और वास्तिल पर हमला हुआ था। ठीक है, उसके बाद की जो घटना है वो 1792 की है। ये पार्ट हमने 2 में डिस्कस किया था। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया गया। ठीक है, अब हम पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे, 1792 से 1793 तक की कहानी, है ना। तो 1792 में क्या क्या हुआ था और 93 में क्या क्या हुआ था। तो फ्रांस गणराज्य बन गया था, यानी कि लोकतंत्र स्थापित हो गया था। सिर काटकर राजा को मार दिया गया था। नेक्स्ट क्या हुआ था, जैकोबिन गणराज्य का पतन और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे 1804 की कहानी कि 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे 1815 की कहानी। यानी कि आज ये पूरी जो तिथियां हैं ये पूरी कवर हो जाने वाली हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको पढ़ने में। तो अब हम कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं, जब लोकतंत्र स्थापित हो गया है फ्रांस में। ठीक है, जब लोकतंत्र स्थापित हो गया, राजा मान गया है कि ठीक है भाई, हम तुम्हारी मांगों को पूरा कर दे रहे हैं, तुम अपना संविधान लागू कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात ना अंदर ही अंदर राजा को बहुत खाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि राजा को लग रहा था कि भाई मेरे हाथ से शक्तियां चली गई, मेरे हाथ से टैक्स चला गया, बहुत कुछ चला गया, अब मैं काय बात का राजा हूं, है ना। तो राजा ने एक योजना बनाई। ठीक है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्राशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चलती रही। यानी कि दबाव में आकर जो वास्तिल की घटना हुई और जो अन्य घटना हो रही थी उसके दबाव में आकर राजा ने सिग्नेचर तो कर दिए कि ठीक है भाई संविधान लागू हो गया, बात खत्म। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और कहानी चल रही थी। उसको एक तरह से उसने योजना बनाई कि वो सारी चीजें मुझे वापस मिल जाए जो पहले चल रही थी। पहले वाला जो चीज चल रही थी वो ज्यादा सही था, संविधान जो लागू नहीं हुआ था वो ज्यादा सही था, क्योंकि उसमें बहुत सारी शक्तियां राजा के पास थी। परंतु प्राशा के राजा से उसने क्या किया, गुप्त वार्ता चली। ठीक है, अपराशा के राजा से उसने क्या कहा कि भाई एक काम करो कि हम राजा राजा क्या है, भाई भाई है। जैसे आज हमारे देश में संविधान लागू हुआ और जनता के हाथ में शासन चला गया, उसी तरह से तुम्हारे भी जनता भड़क जाएगी कि पड़ोसी देश में ये हुआ है तो हम भी कर ले रहे हैं, तो तुम काय बात के राजा रह जाओगे, तुम भी मेरी तरह नाम के राजा रह जाओगे। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग ना सारे मिलकर काम करेंगे। ठीक है,
तो उसने प्रासा के राजा के साथ क्या किया, एक डील फाइनल की कि ठीक है तुम क्या करो, हमारे देश पर आक्रमण कर दो, है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये संविधान जो लागू हुआ है इसको भंग कर दूंगा, ठीक है, और पुरानी शासन व्यवस्था शुरू हो जाएगी, है ना। ये योजना कौन बना रहा था, राजा बना रहा था। फ्रांस की घटना से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। अब अन्य देश के शासकों को भी लग रहा था कि भाई गड़बड़ तो हमारे साथ भी हो सकती है, जैसे वहां की जनता ने करा ऐसे यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप देख ही रहे हो कि जो 2021-22 में बहुत सारी घटनाएं हुई है पड़ोसी देशों में, जैसे अफगानिस्तान में हुई, है ना, जैसे आपके म्यांमार में हुई कि वहां तख्ता पलट हो गया, वही चीज कहाँ हुई, वही चीज आपके वहां पर हुई, म्यांमार में उसका सैनिक शासन हो गया, सेना का शासन हो गया। उसी तरह से आपने देखा कि बांग्लादेश में भी हाल फिलहाल में हो गया है 2024 में, वहां की जो शेख हसीना थी उनको भागना पड़ा देश छोड़कर, वो हमारे देश में रह रही हैं, हमारे देश ने उनको शरण दी है। तो वहां पर भी जो सेना का शासन है या फिर अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका शासन आ गया। उसी तरह से श्रीलंका में उससे पहले हुआ था, 2022-21 में हुआ था, तख्ता पलट हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो चीजें आसपास चल रही होती हैं लोग उससे प्रभावित होते हैं, है ना। अब आप देख रहे हैं ना कि इन 2-3 सालों में कितना कुछ चेंजेस आ गया। अफगानिस्तान में हमारा पड़ोसी देश है ना, पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ था अभी 1-2 साल पहले ही, और फिर बांग्लादेश में भी हो गया, और म्यांमार में भी हो गया, और कहाँ हो गया आपके श्रीलंका में भी हो गया। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं जो देश की जनता है, पड़ोसी देशों की जनता है, वो एक दूसरे से सीख रही है कि हमें किस तरह से क्रांति करनी है, क्या करना है। तो यही चीज इन लोगों ने क्या किया, फ्रांस के राजा ने और राजाओं से बात करी कि भाई तुम लोग हमारे ऊपर क्या करो, आक्रमण कर दो, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ क्रांति हुई है वैसे तुम्हारे यहाँ होगी तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ कि 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बनाई, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से इन्होंने योजना बना ली कि फ्रांस पर हम आक्रमण करेंगे और जो संविधान लागू हुआ है उसको हटा देंगे, तो क्या होगा, फिर हमारे देश के लोग भी इस राह पर नहीं चलेंगे, फ्रांस वाली राह पर, ठीक है। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल अप्रैल 1792, ठीक है, 1792 में नेशनल असेंबली ने प्राशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर लिया। अब देखो राजा तो अपनी अलग योजना बना रहा था युद्ध की, लेकिन जो नेशनल असेंबली का गठन हुआ था, ठीक है, जिसने संविधान को बनाया था, जो संविधान चला रही थी नेशनल असेंबली, जैसे हमारे यहाँ संसद है उनके यहाँ नेशनल असेंबली थी, तो जिस तरह से वो काम कर रही थी, अब उसने पहले से ही अपने गुप्तचरों से ये पता कर लिया कि राजा ये प्लानिंग कर रहा है कि प्राशा और ऑस्ट्रिया के राजा के साथ और पड़ोसी देशों के साथ कि हम पर आक्रमण कराएगा, और ये जो पूरी जो चीजें हैं ये खत्म हो जाएंगी जो क्रांति हुई है ना। तो नेशनल असेंबली ने एक योजना बनाई कि जो ये लोग जो हम पर युद्ध करने वाले हैं, हमारे साथ जो हम पर आक्रमण करने वाले हैं, हम इनसे पहले अगर कर देंगे तो हम जीत जाएंगे, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ, प्रांतों से हजारों स्वयं सेवी सेना में भर्ती होने लगे। यानी कि उस समय एक तरह से जब क्रांति नई नई हुई थी तो देश भक्ति की भावना चरम सीमा पर थी लोगों में। अब लोगों में यह खबर फैलाई गई कि भाई ऐसे ऐसे राजा हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो हम लोगों को एकजुट होकर राजा, ना केवल राजा का सामना करना है बल्कि पड़ोसी देशों की सेना का सामना करना है। तो बहुत सारी संख्या में क्या हुआ, सैनिक भर्ती हुए। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजा एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। मतलब जो फ्रांस की जनता थी उस समय बिल्कुल इमोशनल थी अपने देश के लिए, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यूरोप के राजाओं को सबक सिखाने के लिए इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया। और जो कुलीन वर्ग थे, ठीक है, कुलीन वर्ग ही तो चाह रहे थे कि जो संविधान है ये हट जाए, ये लागू ना रहे, तो उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया। उन्होंने होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, यानी कि जब सेना जा रही थी, तैयार हो रही थी सेना, और सेना जा रही थी दूसरे देश में लड़ाई लड़ने के लिए, ऑस्ट्रिया में या प्रासा में जा रही थी सेना, तो उस सेना ने जाते वक्त एक देशभक्ति गीत गाया, ठीक है, जिस गीत के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कवि रॉजेल्ट दी लाइल द्वारा रचित मार्सेल मार्सेल भी था, ठीक है, मार्सेल भी था, ये गीत का नाम है, जो हाल फिलहाल में फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। यह गीत पहली बार मार्सेलेस के स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, ठीक है। यानी कि ये क्रांतिकारी लोगों ने बोल सकते हैं या देशभक्त लोगों ने गीत गाया था जब वो युद्ध पर जा रहे थे। तो उस वही वाला जो गीत है वो आज वहां पर इसी गीत को गाया जाता है फ्रांस के राष्ट्रगान के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसलिए इन गानों का नाम मार्सले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है, ठीक है। क्यों पड़ गया, क्योंकि वहां के लोगों ने गाया था ये, ठीक है, मार्सलेस के लोगों ने गाया था। नेक्स्ट है, इसमें क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अब देखो किसी भी देश में युद्ध होता है तो महंगाई वहां पर बढ़ती है, क्योंकि जो रोज की आतिशबाजी वहां हो रही है,
रोज डेली वहाँ सैनिक मर रहे हैं तो उनके परिवारों को भी कुछ देना पड़ेगा, है ना। और बम गोले धमाके या बंदूकें जो चल रही हैं उनमें भी कुछ ना कुछ चलता है भाई, तो वो भी पैसे से ही आता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक जो संकट है वो पूरे ही देश पे आ जाता है अगर कोई भी देश युद्ध लड़ता है तो। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार किसने संभालना शुरू कर दिया? महिलाओं ने, ठीक है। और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। देखो क्रांति और भी चल रही थी देश में, क्योंकि 1791 का जो संविधान था उसमें कुछ ही लोगों को अधिकार था, स्टेट 3 के भी कुछ समृद्ध लोगों को ही अधिकार था। मैंने बताया ना, जिनके पास 3 दिन के क्या बोलते हैं दिहाड़ी के बराबर उनके पास पर डे की इनकम हो, उनको वोट डालने का अधिकार था। 25 वर्ष से ऊपर की आयु हो, उनके पास घर का मकान हो, संपत्ति हो, वही वोट डाल सकते थे। उनको ही इसमें नेशनल असेंबली में जाने का अधिकार था या वोट डालने का अधिकार था। तो कहीं ना कहीं ये जो नियम थे ये अमीरों के लिए थे। अगर हम क्रांति की बात करें, जो बास्टिल की क्रांति हुई के बाद जितनी भी क्रांति हुई, जितनी भी सारी लोगों ने अपना योगदान दिया, वो सब कौन ले गया? थर्ड स्टेट के भी अमीर लोग ले गए, ठीक है। तो गरीब लोग अभी भी संघर्ष में लगे हुए थे, अभी भी वो क्रांति में लगे हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे, ठीक है। अब आप सोचेंगे इस युद्ध का क्या हुआ? इस युद्ध में जीत हुई थी किसकी? फ्रांस की जीत हुई थी, मतलब नेशनल असेंबली की जीत हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे, यानी कि जो बिल्कुल गरीब लोग थे ना वो अपने लिए आंदोलन कर रहे थे। इसमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो मैंने 8th क्लास में आपको बताया था, 8th क्लास की एनसीईआरटी में हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था जैकोबिन क्लब में कौन भारतीय सदस्य था, ठीक है। भारत का कौन सा राजा था जो जैकोबिन क्लब का सदस्य था, ठीक है, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, ठीक है। कॉन्वेंट क्या चीज थी? ये एक ऐसा स्थान होता था जहां पर ईसाई धर्म के जो साधु बोल सकते हैं या धर्मगुरु बोल सकते हैं वो यहाँ पर रहते थे और धार्मिक चीजों में लीन रहते थे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ आश्रम होते हैं, कुटिया होती है मुनियों की, ऋषि मुनियों की जो कुटिया होती है ना, या फिर आश्रम होते हैं, उसी तरह से क्या था? ये कॉन्वेंट था, ठीक है। कॉन्वेंट था, सॉरी, ये क्या था? कॉन्वेंट था। तो इन्होंने क्या किया? जैकोबिन क्लब ने इसके नाम पर ही अपने क्लब का नाम रखा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी। देखो महिलाएं भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी इन सारी चीजों में, है ना। और महिलाएं भी आजादी के लिए या अपने अधिकार के अपने परिवार के अधिकारों के लिए लड़ रही थी, महंगाई से लड़ रही थी, या फिर उनके पति जब युद्ध पर होते थे तो वो काम धंधे में लगी रहती थी, घर का भी काम करना था उनको, ठीक है, घर परिवार को भी संभालना था और रोजी रोटी का काम भी करना था। तो ये सारी चीजों में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने लिए क्लब बनाए, ठीक है। जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो वो दुनिया को देखती हैं और फिर वो अपना पक्ष रखने की कोशिश करती है, और जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। इसलिए लोग कहते हैं कि पढ़ी लिखी महिलाओं के दिमाग चौथे आसमान पर होते हैं। ऐसा बोला जाता है ना, पढ़ लिख गई है तो ज्यादा बन के दिखा रही है, या फिर पढ़ाई लिखाई की वजह से महिलाएं जो होती हैं वो घरेलू नहीं रह जाती हैं। इस तरह की धारणाएं आपने पढ़ी है एनसीईआरटी 8th क्लास एनसीईआरटी में, और व्यवहारिक तौर पर भी ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जो महिला पढ़ेगी लिखेगी और अपने घर चलाने का सामर्थ्य रखेगी, ठीक है, तो वो बिल्कुल पुरुषों की तरह, जैसे पुरुष निर्णय लेते हैं वो पुरुषों की तरह निर्णय लेना शुरू कर देती है, जो कि समाज के लोगों को पसंद नहीं आता है। इसलिए वो कहते हैं कि महिला बहुत जल्दी घमंड में आ जाती हैं या 4 पैसे कमा लेती हैं तो बहुत ज्यादा बनने लग जाती हैं। इस तरह की धारणा लोगों की लोग सोचते हैं उनके बारे में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि महिलाओं को हमेशा नीचे पायदान पर रखा है पुरुषों ने, ठीक है। अभी आप फ्रांस में देख रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में संग बराबर लड़ रही है पुरुषों के लिए, पुरुषों के साथ, और घर संभाल रही है, रोजी रोटी कमा रही है। उसके बाद भी इनको जब आजादी मिली, जब संविधान लागू हुआ, तो इनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, जो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ना। नेक्स्ट है जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। अब देखो जब संविधान लागू हुआ और उसमें जिन जिन लोगों को अधिकार मिला वो कौन से थे? वो तीसरे स्टेट के लोग थे, है ना। तीसरे स्टेट के समृद्ध लोग थे, ठीक है। कौन से लोग थे? तीसरे स्टेट के समृद्ध लोग थे, उनको मिला था ये अधिकार। यानी कि देखो इनको मिला था बड़े व्यवसाय, व्यापारी, अदालती, कामकाजी, वकील आदि को मिला था, ठीक है। लेकिन ये वाले लोग रह गए,
थे, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ तो इनके लिए कुछ नहीं था उसमें। तो ये लोग कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लब बना लिया, ठीक है। एक नहीं, बहुत सारे क्लब थे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जैकोबिन क्लब का ही नाम लिखा है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे क्लब बनाए अपनी बात रखने के लिए, ठीक है, आंदोलन करने के लिए, इन सारी चीजों करने के लिए अपने लिए क्लब बनाने शुरू करे। तो जैकोबिन क्लब जो था वो गरीबों का क्लब था, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, यानी गरीब लोग थे, जिसमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले और घड़ी साज छपाई करने वाले, नौकरी व दाढ़ी दिहाड़ी के मजदूर भी शामिल थे। उनका नेता कौन था, ठीक है, जैकोबिन क्लब के में जो कार्यकर्ता थे, उनका नेता कौन था, उनका नेता था मैक्स मिलियन रोबोस्फेयर। देखो ज्यादातर रोबोस्फेयर ही नाम होता है, ठीक है, बुक में भी और एग्जाम में भी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, रोबोस्फेयर का पूरा नाम क्या है, मैक्स मिलियन रोबोस्फेयर। जैकोबिनो के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। यानी कि जो फ्रांस में उस समय जो गरीब जो रईस लोग थे वो क्या पहनते थे, वो हाफ पैंट पहनते थे, ठीक है, यानी कि घुटन्ना पहनते थे, है ना। हमारे जो पुरानी बोलचाल में अगर हम इसको बोलेंगे तो जैसे हाफ पैंट बोलते हैं, निक्कर बोलते हैं कुछ लोग, और यहाँ पर इसको क्या बोला गया है, यहाँ पर इसको बोला गया है घुटन्ना, ठीक है। ये घुटन्ना मतलब घुटने तक के कपड़े, है ना। तो इन्होंने क्या किया जैकोबिन क्लब वालों ने, कि इन्होंने अपने आप को अलग दिखाने के लिए इस तरह के वस्त्र धारण किए, ठीक है, कि धारी वाला बिल्कुल पैंट बनवाया अपने लिए और इस तरह के कपड़े, ठीक है। महिलाओं के लिए इस तरह की धारी के कपड़े थे और पुरुषों के लिए इस तरीके धारी के कपड़े थे, ताकि पता रहे कि ये कौन से क्लब के लोग हैं, ये जैकोबिन क्लब के लोग हैं, ठीक है। और इन्होंने अपने आप को कुलीन वर्ग से अलग दिखाने की कोशिश की थी। ऐसा उन्होंने समाज में फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचिस या घुटन्ना पहनने वाले कुलीन से खुद को अलग दिखाने के लिए किया था। यह ब्रीचिस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्त करने का ऐलान करने का एक तरीका था, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी ने क्या किया था, सफेद कपड़े धारण किए थे, है ना। और हमारे देश के जितने भी नेता थे वो सफेद कपड़े पहनते थे, और वो क्या करते थे, वो कम खादी के कपड़े या सूती वस्त्र ही ग्रहण करते थे, उन कपड़ों का प्रयोग नहीं करते थे जो विदेश से आते थे, ठीक है। तो ये एक क्या तरीका था, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह में नारे दिए गए थे कि स्वदेशी अपनाओ, है ना, और स्वदेशी चीजों कोई अपनाओ, जो विदेशी है उनका बहिष्कार करो। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की चाइना से थोड़ी सी अनबन हो गई थी, तो एक हैशटैग चला था कि चाइना की सामान को यूज मत करो, है ना, स्वदेशी अपनाओ। तो उसी तरह से यहाँ पर इन्होंने अपने आप को अलग दिखाया जैकोबिन क्लब वालों ने, और ये क्यों कर रहे थे, ताकि वो कुलीन वर्गों का बहिष्कार कर सके और कुलीन वर्गों के खिलाफ ये ऐलान कर सके कि उनकी सत्ता अब समाप्त होने वाली है, ठीक है। कॉन्वेंट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट इसमें इस चित्र के बारे में ये कुछ लिखा है, आप देख लेना, ऐसा कुछ खास है नहीं, और ये सब आपने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसलिए जैकोबिनो को सौकुलात के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना घुटनने वाले, ठीक है। ये एमसीक्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है सौकुलात क्या था और इसका शाब्दिक अर्थ क्या था, तो ये आपको पता होना चाहिए। सौकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, ठीक है, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। वो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था, शायद सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड पार्ट में मैंने आपको दिखाया था। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को काम करने की अनुमति थी, घर का खर्च चलाने की अनुमति थी, ठीक है, क्रांति में अपना योगदान देने की अनुमति थी, लेकिन राजनीतिक मामलों में आने की उनको अनुमति नहीं थी, ठीक है। जैसे हमारे भारत में भी जब क्रांति चल रही थी तो शुरू शुरू में महिलाएं नेता नहीं थी। बाद में महात्मा गांधी ने बोला कि ठीक है भाई, महिलाएं भी आजादी की लड़ाई में भाग ले सकती हैं, अपना योगदान दे सकती हैं। तो महिलाओं का जो साथ आया भारत में भी काफी बाद में आया था, ठीक है। 1930 के आसपास महिलाओं ने अपना योगदान देना शुरू किया था, उससे पहले पुरुष ही करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है सन 1792 1792 की गर्मियों में जैकोबिनो ने खाद्यान्न पदार्थ की महंगाई एवं अभाव से नाराज होकर पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विरोध की योजना बनाई। यानी कि ये आंदोलन कर रहे थे कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही है, हम खाना वाना नहीं खा पा रहे हैं, है ना। तो 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, ठीक है, राजा के अंगरक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंदी बना के रखा। देखो दो चीज थी, पहली बात तो लोगों के दिमाग में यही चल रही थी कि भाई राजा कितना बदतमीज है कि हमने क्रांति करी, ये सब करा, और वो हमारे ऊपर ही पड़ोसी लोगों से
पड़ोसी देश के सेना से हम पर ही आक्रमण करवा रहा है, हमारा ही बुरा चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी थी। दूसरा, महंगाई बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन, तो और भी ज्यादा गुस्सा आया लोगों को कि ये जो युद्ध हुआ ये राजा की वजह से करना पड़ा हमें। दुश्मन देश की जो पड़ोसी देश थे उनकी सेना का सामना हमें किसकी वजह से करना पड़ा? राजा की वजह से करना पड़ा। अगर राजा नहीं उनको बोलता युद्ध के लिए तो हमें नहीं करना पड़ता, तो महंगाई नहीं बढ़ती। तो जनता का आक्रोश था राजा के लिए, और उन्होंने क्या किया, 10 अगस्त 1792 में राजा को बंदी बना लिया और घंटों बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया। ठीक है, किसको डाल दिया? राजा को डाल दिया। अब राजा पर मुकदमा चल रहा था। उस समय क्या चल रहा था कि नए चुनाव कराए गए। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि भाई राजा वाली बात खत्म, अब जो नेशनल असेंबली है वही शासन करेगी। अब क्या कराए गए? चुनाव कराए गए, और 21 वर्ष से कम उम्र वाले सभी व्यक्तियों, पुरुषों को, ठीक है, सभी पुरुषों को, केवल पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, मतदान का अधिकार दिया गया है ना। देखो, जो 91 में जो संविधान बना था उसमें, सॉरी, जो 1789 में संविधान लागू हुआ था उसमें केवल और केवल जो अमीर लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार था, और उनकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन जो 1792 में आया नया संविधान, जो चुनाव के बाद जो शासन व्यवस्था शुरू हुई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उम्र को कितना कर दिया? 21 साल कर दिया। ठीक है, 21 साल से अधिक उम्र के लोग वोट डाल सकते हैं, जिनके पास संपत्ति हो या ना हो। क्योंकि गरीबों के ये क्लब वगैरह जो थे ये अपनी बात रखना सीख गए थे, तो इनको फिर अधिकार भी मिलने लगे। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जब सरकार बनी, या सरकार जो नेशनल असेंबली काम कर रही थी, उन्होंने क्या किया कि भाई सबको वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिखाया है नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। ठीक है, किसका नाम दिया गया? कन्वेंशन का, है ना। कन्वेंशन क्या था वो मैंने आपको पीछे बता दिया। 21 सितंबर 1792 या 1792 को इसे राजतंत्र का अंत कर दिया। ठीक है, अब पहले जो संविधान लागू हुआ था, संविधान चल रहा था लेकिन राजतंत्र चल रहा था। ठीक है, यानी कि अंतिम निर्णय कौन लेता था? राजा लेता था। लेकिन इन्होंने अब 92 में, 21 सितंबर 92 में पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित कर दिया और राजा को जेल में डाल दिया। ठीक है, और फ्रांस को एक गणतंत्र, देखो लोकतंत्र गणतंत्र एक ही बात है, डेमोक्रेसी एक ही बात है। ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, गणतंत्र, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, घोषित घोषित किया। जैसे कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। ठीक है, ये आपको पता ही है, हमारे देश में लोकतंत्र ही है, गणतंत्र ही है। यह वंशानुकरण राजशाही नहीं है। ठीक है, वंशानुकरण राजशाही कौन सा शासन होता है? राजतंत्र होता है। आप कुछ अन्य गणतंत्र देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखना कि कौन सा देश कब गणतंत्र बना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पाकिस्तान कब गणतंत्र बना, अफगानिस्तान कब गणतंत्र बना, और आप बता सकते हैं कि बांग्लादेश और आपका श्रीलंका और म्यांमार ये सब कब गणतंत्र बने, और सबसे इम्पोर्टेंट नेपाल के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, ये सब आपने 8th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़े हैं, मैंने बताया सारी चीजें। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कब कौन सा देश गणतंत्र बना है। नेक्स्ट इसमें है लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 1793 को पैलेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ, यानी कि इसको भी फांसी, राजा को भी फांसी दे दी, रानी को भी फांसी दे दी, सब राजा रानी का शासन खत्म और लोकतंत्र स्थापित। ठीक है, अब लोकतंत्र में मुखिया कौन बना? जो जैकोबिन क्लब का नेता था। ठीक है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? रोबेस्पियर। ठीक है, अब जैसे ही ये शासन सत्ता में आया, इसने क्या किया, जो रईस लोग थे, ठीक है, जो लोगों का शोषण कर रहे थे, उनको पूरी तरह से इसने खत्म करने की ठान ली। इसने ठान लिया कि जो जो पैसे वाले लोग गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं उनको जेल में उठा के बंद करो और उनको गिलोटिन पे चढ़ा दो। ठीक है, जो राजा के साथ भी हुआ था। फांसी हमारे यहाँ क्या करते हैं, रस्सी का फंदा बना के फांसी पर लटकाते हैं, लेकिन उस समय फ्रांस में एक नई टेक्नोलॉजी चल रही थी कि एक ब्लेड, जो सर है, एक स्टैंड में लगा देते थे सर को। ठीक है, इंसान को खड़ा करके सर को स्टैंड में लगा देते थे और ऊपर से एक ब्लेड आता था और गर्दन को 1 सेकंड में काट देता था। ठीक है, यानी कि वो बहुत ही आसान मौत थी। आप कह सकते हैं कि फांसी में भी लगभग 1 से 2 मिनट तक आदमी तड़पता है, लेकिन उसमें 1 सेकंड में ही सारा काम खत्म हो जाता था। ठीक है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर या नेट पर सर्च करके गिलोटिन क्या चीज थी। तो एक यंत्र था जिससे फांसी दी जाती थी, कह सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा गया। अब देखो, आप सोचेंगे कि लोकतंत्र स्थापित हो गया तो आतंक का युग क्यों कहा गया? क्योंकि जो अमीर लोग थे उनके साथ रोबोस्फियर अत्याचार कर रहा था एक तरह से। ठीक है। देखो, समाज में जो बदलाव होते हैं ना, वो धीरे धीरे होते हैं, एकदम से बदलाव नहीं होता है समाज में, है ना। आप ये सोचें कि आज ही ये बदलाव हो जाए, आज ही गरीबों को घर मिल जाए, आज ही गरीबों को पढ़ने की सुविधा मिल जाए, आज ही सारे गरीबों को नौकरी मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। ये क्या है, धीरे धीरे होता है बदलाव। कम से कम देश में बदलाव 10-15 साल में होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बदलाव। अब जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला गया तो धीरे धीरे कुछ कुछ शहर साफ हो गए। अब ऐसे अगर कर देगी सरकार के आज की आज, ठीक है, 1 हफ्ते का समय है, पूरा देश को साफ कर दो, नहीं हो सकता। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी, वो लोगों के ऊपर जाती हो जाएगी। तो समाज या कोई भी देश बदलाव बहुत धीमी गति से चाहता है, तेज गति से नहीं चाहता है। ठीक है। अगर जैसे एकदम से कोई भी योजना आती है, जैसे हमारी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी क्या नियम लेके आई थी कि बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है, यानी कि दो से ज्यादा आप बच्चे नहीं कर सकते। उन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और लोगों के ऑपरेशन करा दिए ताकि वो ज्यादा बच्चे ना पैदा कर सके। ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं उनकी नसबंदी करा दी। तो देश के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और अगले चुनाव में वो हार गई। और आजकल के लोग अपनी स्वेच्छा से 2 बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन यही बात जब उन्होंने इतने साल पहले करी थी, ठीक है, 40-50 साल पहले जब उन्होंने ये बात कही थी, तब उन लोगों को नहीं पसंद आ रही थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, नियम बनाया कि भाई जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आगे को खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा देश का, और इतनी ज्यादा नौकरियां हम नहीं दे पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि नसबंदी कराओ और 2 बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते। अब इसका देशवासियों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। ठीक है, लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि इंदिरा गांधी जी उनके भलाई के लिए कर रही है। और अब लोग ऑटोमेटिक ही 2 बच्चे पैदा करते हैं, तीसरा तो बहुत कम लोग पैदा करते हैं, ज्यादातर 2 ही करते हैं। तो जो अगर इंदिरा गांधी जी 10-15 साल का समय लेती, धीरे धीरे इस योजना को करवाती, बहुत ज्यादा सख्ती ना करती, तो शायद वो अगले चुनाव में जीत जाती। बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे, इनकी वजह से इंदिरा गांधी हार गई। और जबकि मैं कहती हूँ कि शासन जो किया है वो 2 ही लोगों ने सबसे अच्छा किया है, या तो इंदिरा गांधी जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने। देश के लिए जो अच्छा योगदान दिया है ये इन 2 नेताओं ने दिया है, बहुत ढंग से देश को चला रहे हैं। तो उसी तरह से वो स्टेयर कर रहा था कि काम तो भलाई का कर रहा था देश के लिए, लेकिन उसने क्या किया कि अभी बिल्कुल जस्ट कुछ ही दिनों में जितने भी कुलीन वर्ग के लोग हैं उनको सबक सिखा देंगे, ये इसकी गलती थी। ठीक है, तो उसको आतंक का माहौल कहा जाता है। और इसने क्या किया था, आतंक किस तरह से आतंक मचाया इसने देश में, वो हम देखते हैं। उसके हिसाब से, यानी रोबोस्फियर के हिसाब से, गणतंत्र के जो भी शत्रु हैं, कौन कौन शत्रु हैं, अमीर लोग, कुलीन वर्ग के और पादरी और अन्य राजनीतिक दल के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमत रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन क्या था, देखो इसमें लिखा है, गिलोटिन 2 खंभों के बीच में लटकने वाली एक मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम, इसके आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। ठीक है, डॉक्टर गिलोटिन ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है इसमें, रोबोस्फियर सरकार ने कानून बना दिया कि एवं मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई, यानी कि उन्होंने फिक्स कर दिया गया कि भाई मजदूरों को इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, इससे कम उनको नहीं मिलेगा। गोश्त एवं पाव रोटी, पाव रोटी के ऊपर लड़ाई हुई थी ना, जो बास्तील वाली घटना हुई थी, वो किसकी वजह से हुई थी, वो पाव रोटी की वजह से हुई थी। तो वहां पर नॉनवेज खाते ही हैं सब लोग यूरोप में, तो उन्होंने गोश्त यानी कि मांस बोल सकते हैं या नॉनवेज बोल सकते हैं, तो गोश्त एवं पाव रोटी यानी कि नॉनवेज या मांस या मीट और रोटी की राशनिंग कर दी गई, यानी कि उनका जो प्राइस है वो फिक्स कर दिया गया कि कोई भी एक्स्ट्रा पैसों में इनको नहीं बिकेगा, ताकि गरीब लोग भी भूखे ना मर सकें। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर फसल ज्यादा नहीं हुई तो किसान अपना रेट बढ़ा देंगे या बेकरी मालिक जो है वो महंगी रोटी बेचेंगे, ऐसा उसने सब पर रोक लगा दी। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। सफेद आटे का क्या मतलब है, जिसको आप मैदा बोलते हैं ना, वैसा। अब देखो, जो रईस लोग होते हैं उनके घर क्या आता है, पैकेट वाला आते हैं ना, ऐड, बहुत सारे ऐड आते हैं आटे के। ठीक है, आशीर्वाद का आटा है, नेचर फ्रेश का आटा है, बहुत सारे आटे आते हैं।
तो जो रईस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पैकेट वाला आटा खाते हैं, है ना। और जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो राशन के गेहूं आते हैं ना उनको अपनी पास की चक्की पर पिसवा कर उससे रोटी बनती है ना। तो ऐसे ही उस समय फ्रांस में चल रहा था कि अमीर लोग क्या कर रहे थे, सफेद आटा खा रहे थे, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं मैदा टाइप का आटा। और जो गरीब लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो साबुत आटे की रोटी खा रहे थे। सफेद आटे का मतलब आप मैदा से ही समझिए कि मैदा क्या होता है, मैदा में जो गेहूं होता है ना उसकी ऊपर वाला जो छिलका होता है वो हट जाता है, ठीक है। और अंदर जो व्हाइट व्हाइट होता है उसके अंदर, गेहूं के अंदर, उससे मैदा बनाई जाती है। और जो आम नागरिक खाना खाते हैं, आम आम जो आटा बिकता है खुला या चक्कियों पर, वो उसमें क्या होता है, पूरा की पूरा गेहूं को पीस दिया जाता है, वो उसकी ऊपर वाली लेयर नहीं हटाई जाती है। तो गरीबों के अमीरों के खाने में ये अंतर है। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी मतलब आप ये मत सोच लेना कि गेहूं की रोटी, आटे की रोटी की बात कही गई है, ठीक है। साबुत गेहूं के आटे की मतलब बिना छिलका उतारे ही, गेहूं का बिना छिलका उतारे ही पिसवा लेना, है ना। ज्यादातर घरों में वही बनती है आज भी, है ना, हमारे घर में भी वही बनती है। तो कैसी साबुत आटे की रोटी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी अनिवार्य रूप से कर दिया। यानी उन्होंने बोला ये जो सफेद आटा है ना ये अब मार्केट में बिकेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सफेद आटा जो है वो महंगा आता था, ठीक है। और ऊपर से वेस्टेज भी तो होता है। अब छिलका उतार के आपने फेंक दिया, लगभग 1 किलो गेहूं में से 100 ग्राम तो छिलके ही उतर गए, तो 100 ग्राम गेहूं का नुकसान नहीं हो गया। जबकि जो साबुत गेहूं पिसवाए जा रहे हैं वो उन्होंने 1 किलो गेहूं पिसवाया तो 1 किलो ही आटा उनको मिलेगा। तो इसने क्या किया, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि सफेद आटा मार्केट में नहीं मिलेगा, साबुत गेहूं का यानी कि पूरा जैसा गरीब खाते हैं वैसे ही आटा मार्केट में मिलेगा। तो ये चीज भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी और आचरण व्यवहार लागू करने की कोशिश की, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई किसी भी तरह का भेदभाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे गरीबों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें परंपरागत मा, मानिस्क्यू मानिस मानिस्यूर का मतलब होता है महाशय एवं मादाम यानी महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी यानी कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसने क्या किया, रोबेस्पियर ने, कि इन शब्दों का प्रयोग ही बैन कर दिया। उसने क्या कहा कि फ्रांस के सभी पुरुषों और महिलाओं को सितोयेन यानी नागरिक और सितोयेनी यानी नागरिका के नाम से संबोधित किया जाएगा। यानी कि बड़े छोटे दिखाने के, जो अमीर गरीब दिखाने के जो शब्द थे उनको हटा दिया। जैसे आप किसी पढ़े लिखे आदमी से बात करेंगे तो आप सर कह के बात करते हैं, मैम कह के बात करते हैं, ठीक है। तो उसने इन शब्दों को ही हटा दिया जो ये दिखाते हैं कि कोई आदमी उच्च है और कोई आदमी निम्न है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं कि महोदय, महोदय यानी कि कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, कोई ज्ञानी व्यक्ति है। तो उसने इन सारी चीजों को, महाशय को, महोदय को, इन सबको, ऐसे शब्दों को हटा दिया। चर्चों को बंद कर दिया, क्योंकि चर्च बहुत बड़ी संख्या में लोगों का शोषण कर रहे थे उस टाइम पे फ्रांस में। और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया, यानी कि जो चर्च थे उनको बंद कर दिया। उनके जो भवन थे उनमें क्या किया उसने, सरकारी दफ्तर बना दिए, ठीक है, सरकारी ऑफिस बना दिए कि भाई ये बिल्डिंग खाली तो पड़ी, इनमें ऑफिस बना लेते हैं। अब कुछ जो धार्मिक लोग होंगे, जो भाई होते हैं बहुत सारे लोग जो चर्च में रोज जा रहे हैं पूजा अर्चना करने, प्रार्थना करने, प्रे करने, तो उन लोगों को ये बात बुरी लगी कि भाई हमारे चर्च क्यों बंद करा दिए। अब कोई मंदिर बंद करा दो, मस्जिद बंद करा दो तो दुख होता है ना, गुरुद्वारा बंद करा दो तो लोगों में क्या होता है, आक्रोश होता है कि भाई इन्होंने हमारा धार्मिक स्थान क्यों बंद करा दिया। हम तो, हमारा मन है पूजा करने का तो हम तो करेंगे, राजा को किसने अधिकार दिया कि वो हमें रोके। तो कहीं ना कहीं ये क्या था, ये लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। नेक्स्ट है इसमें, रोबोस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी तहै करने लगे, यानी कि इसके साथ के जो लोग थे वो भी कहने लगे कि भाई बस अब इतना अत्याचार मत करो, अब बर्दाश्त नहीं होगा, कि अब छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अतः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया। यानी कि जो हर्ष राजा का हुआ था 2 साल बाद, वो ही रोबोस्पियर का हुआ, ठीक है। मैंने आपको जो उदाहरण दिया ना इंदिरा गांधी जी का, वो बहुत ही सही उदाहरण दिया कि इंदिरा गांधी जी की नीतियां गलत नहीं थी, इंदिरा गांधी जी की नीतियां बहुत सही थी, लेकिन वो क्या कर रही थी, तुरंत परिवर्तन वाली नीतियां थी। और जनता धीरे धीरे परिवर्तन चाहती है, ठीक है, समाज धीरे धीरे बदलता है। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभी कुछ दिन पहले ये नारा चल रहा था, क्यों, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, नवजात लड़कियों को मार दिया करते थे, पढ़ा नहीं रहे थे लड़कियों को। अब 10-15 सालों में इतना ज्यादा देश आगे बढ़ गया है कि सभी अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सभी अपनी बेटियों को मार नहीं रहे, ठीक है, उनको जीवित रख रहे हैं, उनको लड़कों की तरह सम्मान दे रहे हैं। तो परिवर्तन धीरे धीरे आता है, ठीक है। ये चीज वो इस को समझ में नहीं आई। देखो, दो
लोगों के यहाँ पर विचार दिए हुए हैं इस कॉलम में, ठीक है। एक तो दिए गए डे स्मॉल लिसन के, ठीक है, डे स्मॉल लिसन के विचार दिए गए, और यहाँ पर ये दिया गया है रोबोस्फीयर का विचार, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि रोबोस्फीयर किस तरह से सोच रहे थे उस टाइम पर, और ये जो दार्शनिक हैं ये किस तरह से सोच रहे थे उस टाइम पर, ठीक है। तो ये आपके पढ़ने का है, आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। अब देखो, जो रोबोस्फीयर है वो तो फांसी पर चढ़ा दिए, ठीक है, वो तो मार दिए। अब उसके बाद शासन सत्ता किसके हाथ में आई? उसके बाद शासन सत्ता हाथ में आई डायरेक्टरी के, ठीक है। किसके हाथ में आई? डायरेक्टरी की। डायरेक्टरी से पहले किसके हाथ में थी? कॉन्वेंट की, ठीक है, कॉन्वेंट के हाथ में थी। कॉन्वेंट क्या था? लोकतंत्र था, ठीक है, पूरी तरह से लोकतंत्र को क्या बोला गया? कॉन्वेंट, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो शासन सत्ता हाथ में आई 1791 में, वो आई थी नेशनल असेंबली के हाथ में, ठीक है। तब क्या था? तब राजतंत्र था, राजा का शासन चल रहा था, और संविधान लागू हो गया। फिर आई 1792 में, जो रोबोस्फीयर था उसने लोकतंत्र स्थापित कर दिया पूरी तरह से, और उसको बोला गया कॉन्वेंट की सरकार, ठीक है। और तीसरा क्या था? तीसरा था डायरेक्टरी की सरकार। ये कब आई? जब 1794 में, यानी कि 1794 में रोबोस्फीयर की हत्या कर दी, ठीक है, या उसको फांसी पर चढ़ा दिया। उसके बाद का जो शासन है उसको क्या बोला गया? डायरेक्टरी बोला गया। नेक्स्ट है इसमें, जो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबकों के पास सत्ता आ गई, ठीक है। सत्ता किसके पास आ गई? जैकोबिन क्लब का तो पतन हो गया, जैकोबिन क्लब का ही तो नेता था वो रोबोस्फीयर, अब इसका तो पतन हो गया। और इसके बाद किसके हाथ में सत्ता आई? संपन्न लोगों के हाथ में सत्ता आई, यानी कि दोबारा से अमीर लोगों के हाथ में सत्ता चली गई। अब अमीर लोगों के हाथ में सत्ता चली गई तो उन्होंने क्या किया? जो गरीबों के लिए कानून बनाए थे रोबोस्फीयर ने, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मत से वंचित कर दिया गया, यानी कि जो गरीब लोग थे उनको वोट डालने के लिए दोबारा से मना कर दी गई, ठीक है, डायरेक्टरी में। इस संविधान को 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था, ठीक है। इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया, ठीक है, जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा था, ठीक है। आप देख लेना पेज पढ़ के, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनो के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, यानी कि इन्होंने देखा कि पहले राजा शासन करता था तो भी एक आदमी का शासन था, ठीक है, तो वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा था। फिर रोबोस्फीयर आया, वो भी एक आदमी का शासन था, तो वो भी हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा था। इस बार फ्रांस ने क्या किया कि 5 सदस्यों वाली एक डायरेक्टरी यानी कार्यपालिका नियुक्त की, कि भाई अब 5 लोग रहेंगे सत्ता में तो लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें, इन प्रावधानों के जरिए जैकोबिनो के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी, जैसे हमारी संसद में होता है, ठीक है। सरकार कोई भी कानून लेके आती है, विपक्ष उसको फेल कर देता है, ठीक है, और विपक्ष दिखाता है कि भाई सरकार गलत काम कर रही है। तो ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोकतंत्र में विकास बहुत धीमी गति से चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि जो विपक्ष वाले हैं वो नियम कानून बनने ही नहीं देते हैं, है ना। विपक्ष वाले कहते हैं कि भाई नहीं, ये सरकार गलत काम कर रही है, इस नियम को हटाओ, ठीक है, आंदोलन पे बैठ जाएंगे, धरने पे बैठ जाएंगे, तो इसकी वजह से नियम कानून जो है वो पास नहीं हो पाते हैं। तो यही चीज जो हो रही थी ये डायरेक्टरी की हो रही थी, कि डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। अब नेपोलियन कब आया शासन में? ठीक है, ये क्या कौन था? एक तानाशाह शासक था, सैनिक था, और ये आया 1804 में, ठीक है, 1804 में ये शासन सत्ता में आया, ठीक है। अब जो शासन सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई? नेपोलियन के हाथ में। अब नेपोलियन ने किस तरह की सरकार चलाई वो हम देखते हैं। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौर स्वतंत्रता, विधि सम्मतता और समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया, यानी कि देश आसपास के जो देश थे वो भी कहीं ना कहीं क्रांति की तरफ चलने लगे, उन लोगों को भी समझ में आने लगा कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा था फ्रांस में। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हुई, और महिलाओं ने अपनी क्रांति अलग की, ठीक है, महिलाएं अलग लड़ी। देखो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब पुरुष अपने हक के लिए लड़ रहे थे तो महिलाओं ने उनका साथ दिया, लेकिन जब महिलाएं लड़ी तो वो अकेली लड़ी। गलत बात है ना ये। तो पुरुषों को तभी सोचना चाहिए था कि भाई हमें वोट डालने का अधिकार मिले तो हमारी वाइफ को भी मिले, हमारी बहन को भी मिले, हमारी माँ को भी मिले। पुरुष नहीं बोले ना उस टाइम पे, महिलाओं ने अपना अलग लड़ाई करी। अब देखो हमारे भारत में क्या हुआ, हमारे भारत में हमारे जो कांग्रेस के नेता थे, ठीक है, जो अन्य समाज सुधारक थे, उन्होंने हमेशा बोला कि महिलाओं को साथ लेके चलो, महिलाओं को हर वो अधिकार होना चाहिए जो पुरुषों को होना चाहिए। तो हमारा देश, मैं इसलिए कहती हूँ भारत सबसे अच्छा देश है, ठीक है।
अगर कहीं कुछ चीजें गलत हो रही हैं तो आप अपनी आवाज उठाना सीखिए और भारत को बदनाम मत कीजिए। ये मत को बोलो कि भारत सबसे बेकार देश है, ठीक है। ये मत बोलो कि भारत में इस तरह का हस्ताक्षेप, इस तरह की ऊंच नीच की भावनाएं, भारत में महिलाओं को दबाया जा रहा है या भारत में अन्य जातियों को दबाया जा रहा है या भारत में ये अत्याचार हो रहा है, फॉरेन में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारा भारत सबसे अच्छा है और हमारे भारत के जितने भी नेता रहे हैं उन्होंने हमेशा भारत में स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने हमेशा सबको समान लेके चलने की कोशिश की है। और कुछ लोग जो भेदभाव कर रहे हैं, कुछ गलत चीजें कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आप भारत को के लिए गलत नहीं बोलिए, ठीक है। भारत क्या है, ये हमारे लिए एक मंदिर है, ये हमारा घर है। और कोई अपने घर की बुराई बाहर करता है क्या, ठीक है। कोई अपने मंदिर के बारे में गलत बोलता है क्या, तो आप इसके लिए गलत ना बोले करें प्लीज। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।